हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एकेडमी। आज के वीडियो में मैं आप सबको बिहार बोर्ड के 10वीं इतिहास के दूसरे पाठ जो समाजवाद एवं साम्यवाद है उसके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। पूंजीवाद क्या है? उत्तर। पूंजीवाद एक आर्थिक सिद्धांत है जो विभिन्न वित्तीय गतिविधियों जैसे निवेश, उत्पादन और आर्थिक विकास को समझने वाला एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास और संपदा का विस्तार उत्पादन, वृद्धि और निवेश के माध्यम से होता है। पूंजीवाद के अनुयायी यह मानते हैं कि निजी स्वामित्व और मुक्त बाजार आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। प्रश्न 2। खूनी रविवार क्या है? उत्तर। खूनी रविवार एक दुखद घटना थी जो 21 अप्रैल 1913 को अमृतसर, पंजाब में हुई थी। उस दिन ब्रिटिश सेना के एक सैनिक ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक नेता दीपक कुमार मुखर्जी को गोली मार दी। इस घटना से नाराज भारतीयों ने जुलूस निकाला जिसे ब्रिटिश सेना ने बर्बरता से दमन किया। इस हिंसा के दौरान कई भारतीय नागरिकों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना थी जो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ और लोकतांत्रिक आंदोलन के समर्थकों के बीच अधिक उत्साह उत्पन्न करती थी। प्रश्न 3। अक्टूबर क्रांति क्या है? उत्तर। अक्टूबर क्रांति भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है जो 1929 में हुई थी। इसके दौरान भारतीय राजनीतिक नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अभियान चलाया था। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय स्वाधीनता के लिए स्वतंत्रता संग्राम शुरू करना था। इसका नाम अक्टूबर क्रांति इसलिए रखा गया था क्योंकि इसकी शुरुआत 1929 के अक्टूबर महीने में हुई थी। प्रश्न 4। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? उत्तर। सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग था, जो सुविधाविहीन वर्ग था जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह पूंजीपतियों के द्वारा शोषित तथा उपेक्षित वर्ग था। प्रश्न 5। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? उत्तर। रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे, परंतु उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई थी, परंतु किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनके पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। उत्तर। रूसी क्रांति दो कारण निम्नलिखित है। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। रूस में एक राजनीतिक संरचना स्थापित की थी। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बाद से बदतर होती गई। कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों के पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। प्रश्न 2। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? उत्तर। रूस में विभिन्न प्रजातियों के निवासी थे। इनमें स्लावों की संख्या सबसे अधिक थी। इनके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी इत्यादि भी थे। ये भिन्न भिन्न भाषा तथा रीतिरिवाज को मानते थे। इसलिए रूसी सरकार ने देश की एकता के लिए रूसीकरण की नीति अपनाई। जार की नीति थी एक जार, एक चर्च और एक रूस, परंतु रूस का अल्पसंख्यक वर्ग सरकार की इस नीति से व्यग्र हो गया। जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। 1863 ई. में इस नीति के विरुद्ध पोलों ने विद्रोह कर दिया जिसे दबा दिया गया। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता गया। प्रश्न 3।
साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? उत्तर रूस में क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। सामाजिक असमानता समाप्त कर दी गई। वर्गविहीन समाज का निर्माण कर रूसी समाज का परंपरागत स्वरूप बदल दिया गया। पूंजीपति और जमींदार वर्ग का उन्मूलन कर दिया गया। समाज में एक ही वर्ग रहा जो साम्यवादी नागरिकों का था। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त कर पूंजीपतियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया गया। देश की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार एक वर्गविहीन और शोषणमुक्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति के बाद साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। प्रश्न 4। नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? उत्तर नई आर्थिक नीति एक समझौते के तहत थी जिसमें दक्षिणी देशों द्वारा अधिकांश निजी उद्योगों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया था। साम्यवादी सिद्धांतों के अनुसार इस नई आर्थिक नीति में समाजवादी दृष्टिकोण से व्यवस्था को नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि निजी उद्योगों द्वारा संपादित की जाने वाली लाभों को जनता तक पहुंचाया जा सके। इस प्रकार नई आर्थिक नीति में मार्क्सवादी सिद्धांतों का समावेश था। प्रश्न 5। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? उत्तर प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सेना ने कुछ बड़ी हारों का सामना करना पड़ा जिससे देश के अंदर उथल-पुथल हो गई थी। सेना के अधिकांश शीर्ष अधिकारी इस हार के लिए जिम्मेदार ठहरे थे। इससे पहले क्रांति के आंदोलनों ने समझाया था कि अपने राष्ट्र के लिए लड़ना आवश्यक है और आर्थिक नीति की जरूरत है ताकि देश आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। इस वक्त रूस समाजवादी समूह ने अपनी एक आर्थिक नीति जारी की जिसमें वह बैंकों, रेलवे, उद्योगों तथा अन्य विशाल व्यवसायों को संचालित करने के लिए राष्ट्रीयकृत करने का प्रस्ताव लाया। यह आर्थिक नीति उन नीतियों का समावेश करती थी जो उस समय के अधिकांश समाजवादी समूहों द्वारा समर्थित की जा रही थी। क्रांति के आगे बढ़ने के साथ साथ इस आर्थिक नीति का भी महत्व बढ़ा और यह उन्हें सामाजिक सुधारों के लिए लड़ने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने में मदद की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। उत्तर रूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित है। जार की निरंकुशता। जार निकोलस जिसके शासनकाल में क्रांति हुई वह दैवी अधिकारों में विश्वास करता था। उसे आम लोगों की कोई चिंता नहीं थी। उसके द्वारा नियुक्त अफसरशाही व्यवस्था अस्थिर, जड़ और अकुशल थी। अतः जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों के पास पूंजी का अभाव था तथा वे करों के बोझ से दबे हुए थे। ऐसे में उनके पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों को अधिक काम के बदले कम मजदूरी मिलती थी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। वे अपने मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। औद्योगिकीकरण की समस्या। रूस में राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था। यहाँ औद्योगिकीकरण के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता थी। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। अतः चारों ओर असंतोष था। रूसीकरण की नीति। जार निकोलस द्वितीय ने विभिन्नताओं का ख्याल न करते हुए देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को लादने का प्रयास किया जिससे जनता में राजतंत्र के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय ने आर्थिक सुधारों का युग आरंभ किया। तत्पश्चात 1904-05 के रूस जापान युद्ध ने रूस में प्रथम क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध ने बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। प्रश्न 2। नई आर्थिक नीति क्या है? उत्तर नई आर्थिक नीति एक ऐसी नीति है
जो एक देश या क्षेत्र की आर्थिक विकास योजना तय करने के लिए बनाई जाती है। इसमें उच्चतम आर्थिक विकास, संतुलित विकास, सामाजिक न्याय, न्यूनतम संभव असंतुलन, निर्माण और व्यापार के विकास और अन्य विभिन्न मुद्दों के लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाता है। यह नीति संचार के जरिए अधिकतम आर्थिक विकास, अधिक से अधिक लोगों की आर्थिक उन्नति, संभावनाएं, समानता और समाज की आर्थिक दृष्टि को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जाती है। इस नीति के तहत सरकार नई आर्थिक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से निवेशों को बढ़ाने, उत्पादकता के विकास को बढ़ाने और आर्थिक विकास के संपूर्ण लंबे समय तक सामान्य विकास को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करती है। प्रश्न 3। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। उत्तर। रूसी क्रांति के प्रभाव निम्नलिखित है। इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया। साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया। पूर्वी एवं पश्चिमी यूरोपा धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीतयुद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप में इस मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवाद के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। प्रश्न 4। कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। उत्तर। कार्ल मार्क्स 5 मई 1818 को जर्मनी के राइनलैंड प्रांत के ट्रायर शहर में एक यहूदी परिवार में जन्मे थे। उन्होंने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्क्स को रूसो, मॉन्टेस्क्यू और हेगल के विचारों से गहरा प्रभाव पड़ा था। एंगेल्स के साथ मिलकर मार्क्स ने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या समाजवादी घोषणा प्रकाशित की। उन्होंने कैपिटलिज्म की कट्टरता से आपत्ति जताई और मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाया। उन्होंने मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। 1867 में मार्क्स ने 10 कैपिटल नाम की किताब लिखी, जिसे समाजवादियों का बाइबल के रूप में जाना जाता है। मार्क्स की मार्क्सवादी विचारधारा समाजवाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। मार्क्स के सिद्धांत। 1. द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। 2. वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। 3. इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। 4. मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। 5. राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। प्रश्न 5। यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। उत्तर। यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादियों के विचार निम्न है। सेंट साइमन वे प्रथम यूटोपियन समाजवादी एवं फ्रांसीसी विचारक थे, जिसने समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करने और लोगों को एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर काम करने की बात कही। उसने घोषित किया, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। आगे यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। चार्ल्स फॉरेपर वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था तथा उनका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए।
लई ब्लाम फ्रांसीसी यूरोपियन चिन्तकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया। उनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन वह सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक जिसने बताया कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी प्रश्न हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।